नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के तीसरे एपिसोड के क्लास नंबर 70 मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबके बीच। क्लास इस समय यूट्यूब पर किन्हीं विसंगतियों के चलते लोड नहीं हो पा रहा है। जो हमारे साथी डॉक्टर योगेंद्र कुशवाहा जी हैं वो इस समय स्वस्थ, इस कारण से यूट्यूब पर लोड करना संभव नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मैं फेसबुक से इसको नहीं कर पाता, इसीलिए मैंने आप सबसे अनुरोध किया है कि आप में से जो भी साथी हमारे इस लेक्चर को फेसबुक से यूट्यूब पर लोड करने के इच्छुक हों वो लोड कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मेरी मजबूरी है कि हम आपसे फेसबुक पर ही मिलेंगे और कुछ हमारी अपनी जब व्यवस्था हो जाएगी से मिल पाएंगे। मैं डॉक्टर योगेंद्र कुशवाहा से संपर्क करने का भी प्रयास कर रहा हूं, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है पिछले 2 दिनों से। तो फिलहाल आप सब हमारे साथ फेसबुक पर बने हुए हैं। आप सब साथी हमको बेसब्री से इंतजार करते हैं, इस कारण मैं आप सबका ऋणी हूं। अभी कल और आज जैसा कि आपने पर पढ़ा होगा, एक भारद्वाज इलेक्ट्रोहोम्योपैथ हैं जो आप सबको हमारे बारे में ये बता रहे हैं कि मुझे न तो एनाटॉमी आती है, न फिजियोलॉजी आती है, न मुझे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन आती है। कुल मिलाकर के मेरे ज्ञान को शून्य बताते हुए उन्होंने लिखने के तौर तरीके पर बड़ी कटु आलोचनाएं की हैं। हालांकि मैंने उनको अब ब्लॉक इसलिए कर दिया कि उनकी बातों का जवाब अगर न दूं तो मन खिन्न होता है, और अगर जवाब लिखता रहूं तो उनके स्तर से उतर के जवाब लिखना मेरे लिए शोभा नहीं देता। इस कारण मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। आप सब जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हमारे इसी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक आईडी पर हमने सुबह अपनी पोस्ट डाली थी कि किताब के कितने चैप्टर मैं लिख चुका हूं। उसी पर उनका कमेंट था कि आप वो किताब आप बिजनेस के तौर पे लिख रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, लोगों को अपना बैंक बैलेंस बना रहे हैं। अब इनको कौन बताए कि पिछले 20 अप्रैल से जो मैंने क्लास लिया है, बता रहा हूं, वही मैं अपनी किताबों में लिख रहा हूं। बताना नहीं आता, ये तो समय की मांग और किताब आने के बाद लोगों को पता चलेगी। मेरे इस वीडियो क्लास के चलते कल आज सुबह डॉक्टर सुदामा प्रसाद जी ने इस बात का जिक्र किया कि उनके और डॉक्टर रमाशंकर जी के आर्टिकल मैं अपनी किताब में सकता हूं। उन्होंने अपनी सहमति भी मुझे दी। मैं उनका भी धन्य हूं, ऋणी हूं, और आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक जगत के डॉक्टर रमाशंकर जी के समकक्ष लगभग 85 वर्ष से ऊपर डॉक्टर सुदामा प्रसाद जी हो चुके हैं, और उनकी हार्दिक इच्छा को मेरी प्रेरित किया जाए जिससे आगे आने वाली पीढ़ी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के एंजाइम्स थियरी समझ सके, अपना सके, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का एक नया दीपक जो मैंने जलाया है उसमें तेल पड़ता रहे। क्योंकि दीपक अगर तेल नहीं पड़ा तो दीपक बुझ जाएगा। मैं इस दीपक को जलाने के पहले दीपक का डॉक्टर रमाशंकर जी ने, उसको रंग रोगन किया डॉक्टर सुदामा प्रसाद जी ने, और दीपक में पहली बार तेल डाल के मैंने जला दिया। अब आगे इस दीपक की लौ को आपको सुरक्षित रखना है। इस दीपक में तेल आपको डालना है और इसकी लौ को पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में आपको फैलाना है। जब भारत की आजादी के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक अलग मुहिम चलाए थे, उसी समय देश में एक बंगाल से एक उभरता हुआ युवक निकल के आया था जिसका नाम था सुभाष चंद्र बोस, और उसने अंग्रेजों के बड़ी फौज के मुकाबले एक बहुत छोटी फौज आज़ाद हिंद फौज बनाया था। उस आज़ाद हिंद फौज को लोग आज भी याद करते हैं, और सुभाष चंद्र बोस का एक नारा था कि एकला चलो। तो मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस महायुद्ध में, इस महासमर में एकला चलने की तैयारी से आप सबको अपने इस आज़ाद इलेक्ट्रो होम्यो फौज में मैं भर्ती कर चुका हूं।
आप सब हमारे वीर सैनिक हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के, जो हम रहें ना रहें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रहेगी आप सबके कंधों पर। लोग आलोचनाएं करते हैं, मैं उसका बुरा नहीं मानता। आलोचनाएं होती रहती हैं, आलोचनाएं आती हैं और जाती हैं। आलोचनाएं वही करते हैं जो मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने अपने सब वीडियो में किया है, अनुरोध किया कि जिन लोगों को मेरे ये वक्तव्य या मेरे लेक्चर अच्छे नहीं लगते, या उनको लगता है कि मैं विज्ञान के नाप तौल के आधार पर नहीं बोल रहा हूं, वो कृपया ही ना इस पर कमेंट ही ना करें, क्योंकि उनके वास्तव में विज्ञान से बहुत दूर रहते हैं। वो तो एक जिसको देहाती लठ मार बोली या लठ मार कमेंट, वही कमेंट उनके होते हैं। तो ऐसे कमेंट का कोई जवाब दिया नहीं जा सकता। वो मेरा बैंक बैलेंस जानना चाहते हैं, वो मेरे पास मेरा बिजनेस जानना चाहते हैं। मुझे अगर बिजनेस करना होता तो मैं 36 साल क्यों बिता देता, या मैं इसके पहले किताब मैंने लिखा, या इसके पहले मैंने वीडियो जारी क्यों नहीं किया। अपनी अपनी समझ, अपनी फिलहाल आप मुस्तैद रहिए, चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए। आप हैं डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के साथ जुड़े हुए, क्योंकि आपका साथी हमेशा एवरग्रीन है और हमें ग्रीन रहेगा। ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों का कमाल है कि मैं आपके बीच सदैव युवा बन के आता रहता हूँ, और मैं चाहता हूँ मेरे साथ जुड़ने वाला हर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ, चाहे वो जिस उम्र का हो, सदैव अपने आप को युवा ही समझता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास, और आज के क्लास का सब्जेक्ट है टॉन्सिलाइसिस। टॉन्सिल हमारे माउथ तालू वाला पार्ट है, वहां पर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई लिम्फेटिक चैनल के नोड्स पाए जाते हैं। ये लिम्फेटिक चैनल के नोड हमारे जो एपिग्लॉटिस है, हमारे गले का जो अंदर का ये जो उभरा हुआ भाग है, इस भाग के अंदर जो एपिग्लॉटिस, जहाँ से हम भोजन को ग्रहण करते हैं और नाक से जाने वाले को लेते हैं, वहाँ पे एक वाल्व लगा होता है एपिग्लॉटिस वाल्व पर। तो वहाँ के ऊपर का भाग, ये तो नीचे का भाग हो गया, ऊपर का भाग जो जीभ के ऊपर का तालु भाग है, जिसके संयोजन से हम अपने शब्दों का उच्चारण करते हैं, क्योंकि तालु, जीभ और ओठ ये मिल करके शब्द बनाते हैं। क्योंकि शब्द का ज्ञान हमारा मस्तिष्क देता है, लेकिन इसमें जो संचालन करता है वो ओठ, तालु और जीभ करते हैं। तो तालु, चूंकि लिम्फेटिक नोड्स पाए जाते हैं तालु में, और ये बड़ा सेंसिटिव पार्ट होता है। यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन चारों ओर से लगी होती है, और जब कभी भी हमारे इस पार्ट में कोई भी सेंसिटिविटी या संवेदना माउथ के माध्यम से या बाहरी इन्फेक्शन के माध्यम से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, वायरस इन्फेक्शन हो जाए, या कान, आपको मैंने अभी चूंकि जब मैं आपको ईएनटी बता रहा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा नाक, कान और गला, क्षमा कीजिए मैं बोल जाता हूँ, ईएनटी, ईयर, नोज एंड थ्रोट, नाक, कान और गला अंदर से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक यूस्टेचियन कैनाल यहाँ हमारे कान से लेकर के गले में आती है। नाक का अंदर का संबंध हमारे एपिग्लॉटिस तक होता है, माउथ का संबंध हमारे एपिग्लॉटिस से होता है, नोज और ईयर और थ्रोट, थ्रोट मीन गला। तो नाक, कान और गला तीनों अंदर से एक दूसरे में जुड़े होते हैं। तो अगर हमारे कान में कोई इन्फेक्शन, तो भी उसका असर हमारे गले पर, उसके आसपास के पार्ट पर होता है। नाक में इन्फेक्शन हुआ तो उसका असर हमारे गले में और उसके आसपास होता है, और गले में अगर इन्फेक्शन हुआ तो वो तो गले पर रहता ही है। तालु एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है जिसे हम टॉन्सिल कहते हैं। वो हमारे बिल्कुल तालु के अंतिम भाग पर लिम्फेटिक नोड और म्यूकस मेम्ब्रेन से ढका हुआ एक पार्ट है। तो जब कभी कोई भी इन्फेक्शन, चाहे वो भोज्य पदार्थों के माध्यम से हो, चाहे वायु के माध्यम से हो, या मौसम के बदलते, जैसे अधिक सर्दी या अधिक गर्मी हो गई, आप बाहर से गर्मी से आ रहे हैं, टेम्परेचर आपका बॉडी का या एटमॉस्फेयर का बढ़ा हुआ है, आपने आकर के फ्रिज खोला और उसका ठंडा पानी आप पीने लगे, तो ठंडे पानी की सेंसिटिविटी अचानक आपका लिम्फ नोड बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और उसमें जो है उनके जो लिम्फेटिक चैनल है उसमें इरिटेशन होने है, और वो जो लिम्फ उसमें भरा होता है वहाँ पर एक दूसरे से जकड़ जाता है, जिससे वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, वो उसमें उभार आ जाता है।
ठीक इसी तरीके से जब कभी खा लें, या पुराने आप ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हैं, या टाइफाइड आपको हो गया है, या आपने कोई ऐसी दवा खा ली है जिसकी एलर्जी आपको हो रही है, या उसका हाई डोज आपका सेंसिटिविटी ला रहा है हमारे टॉन्सिल में, तो टॉन्सिल बढ़ने के कई कारण ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि टॉन्सिल एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है हमारे माउथ पार्ट का, जो ईश्वर ने बनाया ही इसीलिए है कि बाहर से आने वाले कोई भी बैक्टीरियल या वायरस या टेम्परेचर इन्फेक्शन या एटमॉस्फेरिक जो सेंसिटिविटी का उसको हमारे आहार नाल के नीचे न जाने पाए। एक तरीके से उसने एक बैरियर प्रकृति ने हमारे माउथ पार्ट में, वो बैरियर एक सोच के रूप में, इन्फ्लामेशन के रूप में टॉन्सिल में उभर कर सामने आ जाता है और फिर वहीं पे हो जाता है। कभी भी आप देखें, प्रकृति ने हर चीज की व्यवस्था स्वयं कर रखी है, क्योंकि प्रकृति को यह पता था कि जब मनुष्य का जन्म हुआ था या जीव का जन्म हुआ था उस समय चिकित्सक नहीं हुआ करते थे। प्रकृति को यह पता था कि अगर इस तरीके की कोई बात आएगी तो फिर हम इस शरीर की सुरक्षा कैसे करेंगे। तो शरीर के विभिन्न अंगों की सुरक्षा, जैसे जो यूस्टेचियन कैनाल आपका है वो कान की सुरक्षा देता है। कान पर जो अतिरिक्त वेवलेंथ पड़ती है, उसके जो वाइब्रेशन या इलेक्ट्रॉनिक वेव सेंसिटिविटी होती है, उसकी जो लेंथ होती है, उसकी अतिरिक्त मात्रा को वो कान से गले में निकाल देता है। नाक में कोई इन्फेक्शन होता है, अतिरिक्त मात्रा नेजल के रूप में, नाक बहने के रूप में म्यूकस मेम्ब्रेन बह जाती है, तो हमारी जो टेस्टिबल्स है नाक में के बीच में, वो सुरक्षित हो जाते हैं। नाक में बाल पाए जाते हैं जिससे धूल के कण अंदर नहीं जाते हैं। ठीक इन्हीं प्रकृति के चलते हमारे माउथ के कैविटी के अंदर तालू के ऊपर टॉन्सिल बनाया है प्रकृति ने, और उस टॉन्सिल को लिम्फेटिक चैनल है, वहां पे ब्लड या आर्टरीज नहीं है, तो जो लिम्फ नोड हमारा सूज जाता है किसी भी कारण से, तो हमको गले में पानी घूंटने में, भोजन करने में या सांस लेने में परेशानी होती है। हम कोई भी चीज या थूक हमारा कहीं फंस जाए या कफ फंस जाए तो हमको दिक्कत होती है। अब चूंकि टॉन्सिल इन्फ्लामेशन हो जाता है, रेडनेस आ जाती है, वो लटक जाता है अपने निर्धारित लंबाई से, उसके वहाँ पे नोट्स में लिम्फ है वो भर के नीचे की ओर लटकते हैं, तो टॉन्सिल लंबा बढ़ा हुआ दिखाई देता है। तो टॉन्सिल से लड़ने के लिए या टॉन्सिल से छुटकारा पाने के लिए पहली चीज तो हमें ये करना है कि S5 और C13 कि 5-5 बूंदे गर्म पानी में डाल के हमको गरारा करना है, जैसे आमतौर से आप गरारा करते हैं। केवल आपको डालना है S5 और C13, और इसके साथ आपको लिखा S5, C13, C7, BE और G। अगर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप गरारे में BE भी डाल सकते हैं, 5 बूंद BE भी डाल देते हैं। लेकिन वो आपको ये जो मेडिसिन में बता रहा हूँ फिर से आप सुन लें कि S5, C13, C7, BE, आप इनकी 20-20 बूंदें 30 ml में डाल करके दिन में हर 4 घंटे पे आप इसको लेते रहें। अब जब आपको थोड़ा सा राहत महसूस होने लगे और अब आप लगता है कि अभी आपको कुछ कम राहत मिल रही है, इसमें P3 भी मिला सकते हैं, क्योंकि चूंकि गले का इन्फेक्शन हो सकता है तो P3 भी आप इसमें डाल सकते हैं। मैं आपको हर दवा क्यों डालता हूं उसका कारण स्पष्ट करते हैं। C13 म्यूकस मेम्ब्रेन की दवा है, पार्ट के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। S5 एक फंक्शनल मेडिसिन है जो इन्फ्लेमेशन को कवर करती है, किसी ज्वाइंट को डिस्टर्ब करती है, वहां पे चूंकि लिम्फ नोड जकड़े होते हैं तो उनको खोलने का काम करती है। C7 में जो वहां पे रुके हुए लिम्फेटिक चैनल के बीच में जो लिम्फ रुका होगा उसके सर्कुलेशन को प्रॉपर करेगी, और बी वहां पर जैसे बी ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करती है वैसे वो लिम्फ के सर्कुलेशन को भी प्रॉपर करेगी। तो हमको दर्द से छुटकारा, टॉन्सिल सामान्य अवस्था में हो जाएगा। आमतौर से टॉन्सिल जुखाम जिसको कहते हैं आप, सर्दी जुखाम हो जाना या सुबह का जल्दी उठना और पानी पी लेना अचानक, कुल मिलाकर के ये एक सेंसिटिव ऑर्गन है और बहुत ही सेंसिटिव होता है। बढ़ने या घटने पर आपके माउथ ऑर्गन के टेम्परेचर के चलते ये अपने आप को निर्धारित करता है। इस टॉन्सिल के बढ़ने पर आप इन दवाओं का प्रयोग करें और देखें कि आपको इससे क्या लाभ होता है। हम
आपसे ये अनुरोध करेंगे कि आप प्रतिदिन रोग, आप किस रोग पर चर्चा चाहते हैं वो रोग आप लिख दिया करिए। फिर मैं उसका एक मेरिट बनाता हूँ कि इस रोग की मांग कितने लोगों ने की है। तो जब एक रोग जैसे टॉन्सिल की मांग कई लोगों ने किया था, कई दिनों से इसकी मांग आ रही थी, तो मैंने कहा कि चर्चा हो जाए। तो इस तरीके से चूंकि लगातार हर व्यक्ति की मांग को तो पूरा करना बड़ा असंभव बात है कि आप लगभग हमारे मित्र इस समय, तो प्रतिदिन 1000 लोगों की फरमाइश तो नहीं पूरी की जा सकती। ठीक उसी तरीके से आकाशवाणी में हम श्रोताओं के नाम गिना करके फिर रिकॉर्ड लगाते हैं और गाना कहते हैं कि लोगों की फरमाइश पर ये गीत पेश किया। ठीक उसी तरीके से आज आप ये मान लें कि कई लोगों की फरमाइश पर रोग पर चर्चा कर रहा हूं और आगे भी करता हूं। आप अपने रोग हमको लिखते रहें और मैं मेल बनाता चलूं। नेटवर्क की प्रॉब्लम आज फिर शुरू हुई, इस नाते मुझे रुक जाना पड़ा। तो आपकी मेरिट पर मैं आपके से मिलता रहूंगा। इससे पहले कि मैं आपसे